अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अच्छा टॉपिक है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले जो है हमारा क्या आ जाता है, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, रिलायबल होनी चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो दिखाई जा रही है वो रिलायबल होनी चाहिए। अब रिलायबल कब होगी, जब वो वेरीफाई की जा सके। अब आपके डॉक्यूमेंट्स आपने देखा है क्या हुए हैं, वेरीफाई हुआ है ना। कब रिलायबल होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पास फोटो स्टेट है, वो कब रिलायबल होंगे, जब उनको चेक किया जा सके। किससे, ओरिजिनल से। ठीक है, तो ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तब रिलायबल होगी जब उसको क्या किया जा सके, वेरीफाई। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा, उसकी रिसीप्ट मिली, तो आप फर्नीचर दिखा दो 50,000 का है, लेकिन खरीदा तो आपने कितने का है, 30,000 का। उस बिल में कितना लिखा हुआ है, 30,000। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तब रिलायबल होगी जब उसको वेरीफाई कर सकेंगे हम सोर्स डॉक्यूमेंट से। यानी कि जो आपको बिल मिलते हैं, इनवॉइसेस मिलते हैं, कैश मेमोज मिलती हैं, उन बिल्स का होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, तभी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होगी, रिलायबल। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं। ठीक है, इनवॉइस नंबर वो आता है ना, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं तो उसमें एक कॉलम आता है इनवॉइस नंबर का भी। ठीक है, वो इसलिए होता है कि उस डॉक्यूमेंट को, उस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखना चाहते हैं तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलायबल होगा। उसके बाद ये क्या कहना चाहता है कि रेलेवेंस, सेकंड क्या है हमारा, रेलेवेंस। अब रेलेवेंस का मतलब क्या है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो भी बिजनेस है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो लिखी होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देते जाओ बिजनेस में। ठीक है, अब जैसे आपके डेटर्स हैं ABCD, इनको आपने कितने की गुड्स सेल किया है, 2 लाख। तो आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि इनको कितने की गुड्स सेल किए आपने, 2। आप ये नहीं लिखोगे कि मेरे कितने डेटर्स हैं, 4। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि उनको कितने की गुड्स सेल किए हैं हमने, 2 लाख। ठीक है, तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट को देखना पड़ता है कि उसे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। उसे तो सबके इंटरेस्ट को सर्व करना है, उसे क्रेडिटर को भी सर्व करना है, उसने मैनेजमेंट को भी, उसने बैंकर को भी, ठीक है, उसने एम्प्लॉइज को भी, सबके इंटरेस्ट को देखते हुए उसे इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, तो ऐसी उसको इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो सबका जो है सबके लिए क्या हो, यूजफुल है। ठीक है, इस तरह से उसे इंफॉर्मेशन क्या करनी है, प्रोवाइड करनी। ठीक है, इसी तरह एक पॉइंट और दिया हुआ है इसने कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होगी, लाइक रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी, ये भी एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है शेयर होल्डर के लिए या जो इन्वेस्टर है उसके लिए। क्या है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, उसके बेस पर वो देख सकता है कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपको इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि आपकी इंफॉर्मेशन सबकी समझ में आ जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो आप, उसके साथ क्या दो, एक्सप्लेनेटरी नोट्स दो। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज।
है कि हम बैलेंस शीट के नीचे क्या दिखाते हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड यूज कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, इसी तरह मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कौन सा मेथड यूज कर रहे हो आप, ये इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ताकि जो भी स्टेटमेंट को पढ़े उसे समझ आ जाए कि ये किस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है उसमें पिछले साल का डाटा भी दिया होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के डाटा को भी क्या कर सके, कंपेयर। पिछले साल की सेल 5 लाख थी, इस साल की सेल 6 लाख, तो क्या पता चल रहा है कि सेल बढ़ गई है। प्रॉफिट पिछले साल के इतने थे, अब इतने हो गए, बड़े हैं घटे हैं। एक्सपेंसेस पिछले साल इतने थे, अब की बार इतने हैं। तो ताकि हम जो है अपने बिजनेस के डिफरेंट ईयर के डाटा को क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। इसी तरह जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इंडस्ट्री में, वो भी आपस में डाटा को क्या कर पाए, कंपेयर। ठीक है, वो भी आपस में डाटा को क्या कर पाए, कंपेयर कर पाए। ठीक है, जैसे जूता बनाने की फैक्ट्री है, 4 फैक्ट्रीज हैं, तो वो फॉर्म्स हो गई एक इंडस्ट्री में, तो वो भी आपस में अपना डाटा कंपेयर करें। तो कंपैरेबिलिटी कब पॉसिबल हो पाएगी, जब हम ईयर टू ईयर सेम मेथड्स यूज करेंगे। ये नहीं है कि एक साल तो हमने एक मेथड यूज कर लिया, अगले साल दूसरा करें, उससे तो प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तभी कंपैरेबिलिटी पॉसिबल है जब सभी फर्म्स क्या करेंगी, सेम मेथड्स यूज करेंगी, या एक फर्म के अंदर सेम मेथड्स यूज किए जाएंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है, अब अगर आप कभी तो क्या यूज कर लो, स्ट्रेट लाइन, फिर क्या यूज कर लो, रिटन डाउन वैल्यू, तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल इक्वल रहता है, रिटन डाउन में कम होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कंपैरेबिलिटी के लिए। लेकिन ये भी नहीं है कि एक मेथड आपने यूज कर लिया 10 साल तक, अब आपको लगता है कि आपको नया मेथड कुछ और चूज करना चाहिए, तो आप नहीं कर सकते। जब जरूरी है तब तो चेंज कर सकते हो, लेकिन बिना मतलब के आपको चेंज नहीं करना। आगे समझ। उसके बाद लास्ट क्या है, फेथफुल। क्या मतलब है इसका, कि जो भी डाटा आप शो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बना रहे हो, या जो भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ही दिखा रहे हो, वो क्या होनी चाहिए, सही ईमानदारी से उसमें डाटा लिखना है आपने। ये नहीं आपकी सेल तो है 5 लाख की और आप दिखा रहे हो 6 लाख की या 4 लाख की, खर्चे आपके ज़्यादा दिखा रहे हो कम। तो जो भी आप बनाओ वो बिल्कुल सही से बनाओ। और दूसरा, जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के, कन्वेंशन है, कंसेप्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करते हुए बनाओ। ठीक है, इस